जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन बच्चे बेटा बताइएगा चैट बॉक्स पे आपको स्क्रीन आवाज वीडियो क्लियर है? जी बेटा, ऑनलाइन बच्चे चैट बॉक्स पे जवाब दीजिएगा, स्क्रीन आवाज वीडियो वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ओके बेटा, ये ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं, आप बेटा एक काम ये करें, लिंक आपके पास आ रहा है, इसको क्लिक करके जो हैंडआउट है उसको बेटा डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारा काम जो है ना वो हैंडआउट से ही होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ F8 और हाँ जबरदस्त, पहली क्लास में नाइस ट्रेवल। अच्छा अब सुने, देखो सबसे पहला पॉइंट, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑडिट के ऊपर। ऑनलाइन बच्चे बेटा, ठीक है उरुज बेटा, वो आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। बेटा अब इधर आ जाए, आपके पास पेपर F8 का पेपर पैटर्न। सबसे पहले देखो, पेपर F8 में आपके पास सिंगल एमसीक्यूज नहीं आती है। क्या नहीं आती बेटा? सिंगल एमसीक्यू नहीं है। आपके पास दो ही सेक्शंस हैं, और सेक्शन ए में आपके पास क्या लिखा हुआ है सामने सामने? 3 केस ओटीक्यूज है। 3 केस ओटीक्यूज है, कितने नंबर है? 30। मेरे सुनते से। और सेक्शन बी में आपके पास एक सीआरक्यू है 30 नंबर, और 2 सीआरक्यूज है आपके पास कितने? 40। ये जो 70 नंबर है बेटा, ये 70% आपको क्या करना है बताइएगा? टाइपिंग कर। ठीक है। अब नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा पेपर पैटर्न। ठीक है। ये जो हैंडआउट आपके सामने है, दिस इज बेटा, नंबर लिख दीजिएगा, हैंडआउट नंबर 1 सही लिख दिया आप लोगों ने। इस हैंडआउट में सबसे पहले बेटा लिसन, इस हैंडआउट में सबसे पहले ये कोई चैप्टर नहीं। क्या नहीं? दिस इज नॉट द चैप्टर, ये कोई चैप्टर नहीं। आप ये समझ लें, ये पूरा का पूरा ऑडिट है। क्या है? आई विल नॉट से 100%, 90% आपके पास ऑडिट है। आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि ऑडिट है क्या चीज। और ये हैंडआउट आज की क्लास में खत्म भी नहीं होना, ये होगा मतलब मंडे की क्लास में, फिर उसके बाद चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मेरा पेपर पैटर्न आपके पास हो गया। मैं एक छोटी सी चीज बस आपको बता दूं, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर F8 जो है ये थ्योरी का पेपर है। कौन सा पेपर है? तो बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट ये आ सकता है, आता भी है, कि सर थ्योरी का पेपर है तो किताब का फलाना पैराग्राफ याद करके वहां पे टाइप कर देंगे हो जाएगा। द आंसर इज नो। ये आपके पास जो पेपर है, पहली बात तो इसको थ्योरी का पेपर बोलो ही नहीं। क्या नहीं बोलो? ये आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, जिसको इंग्लिश में लिखना है, थ्योरी नहीं है ये। अच्छा, अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूं, इस 70 में से, और ये एनोटेट कीजिएगा अपने हैंडआउट में, इस 70 में से बच्चों, इस 70 में से आपके पास 10 से 15 नंबर, 10 से 15 मतलब हो सकता है 8 नंबर, 9, 10, 11, 12 नंबर, पता नहीं, 10 से 15 नंबर आपके पास जो है ना वो इसके। क्या ये बेटा? व्हाट इज नॉलेज बेस्ड? क्या?
तो यार रट्टाफिकेशन नहीं बोलो ना यार, बोलो याद करना है, बात वही हो गई। मेमोराइजिंग बोल दो, रट्टा नहीं बोलो। अच्छा, वो छोटा लफ्ज लगता है ना। अच्छा तो सुनो, एक्सक्यूज मी बेटा, 10 से 15 नंबर आपके पास किस चीज के, नॉलेज बेस के। अच्छा इसका मैं आपको जरा बताता हूँ पेपर, एक्सक्यूज मी, सपोज एक टॉपिक है, आपको तो टॉपिक अभी नहीं पता। सपोज करो बेटा, एक्सक्यूज मी, आपके पास लिखा हुआ है डिफाइन इनहेरेंट रिस्क, डिफाइन कंट्रोल रिस्क, डिफाइन कोई भी चीज, एक एक नंबर की डेफिनेशन, 3-4 नंबर की आपके पास चीजें आ गई, ठीक है। 10 से 15 नंबर आपके पास जो है वो जाएंगे नॉलेज बेस्ड स्टफ में। बाकी आपके पास कितने बचे बेटा? 55 से कितना, 60%। ये सब क्या है? केस स्टडीज। F8 में ये जो केसेस है जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूं, जो केस स्टडीज है, इसके टॉपिक्स भी डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? टॉपिक्स भी डिफाइंड है। टॉपिक के साथ साथ तुमको रिक्वायरमेंट्स भी डिफाइंड है, यानी कि मैं आपको पहले से बोल दूंगा बेटा सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन ये तो बोलना बहुत आसान है ना, सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको उसके ऊपर बात करनी है। अच्छा ऊपर चलते हैं, ये तुम्हारी जो एमसीक्यूज है, ये भी क्या है? केस। अच्छा इसमें आपको बच्चे, एक्सक्यूज मी, इसमें आपको केसेस में टाइप नहीं करना, इसमें आपको एमसीक्यू से टिक करना है। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 100% में से आपका 80 to 90% केस स्टडी है, और 10 से 15 या 20% आपके पास क्या है? नॉलेज। बेटा ये पेपर आपके पास थ्योरी का नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या आपके पास कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है, पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये कोई चैप्टर नहीं है विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। क्या लिखा भैया? बेसिक इंट्रोडक्शन। आ जाए बेटा अगले सफे में, सम बेसिक ओवरव्यू। और ये बेसिक इतनी एडवांस, इतनी गहरी मैंने कर दी है सैंड आउट में। अच्छा बेटा F8 में ना थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न डिफरेंट है, और ये कैलकुलेशन नहीं है कि मैंने एक सवाल लिखा लर्निंग कर्व का और आप सॉल्व कर रहे हो, सही है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आप भी इसमें बोलें, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, बोलना जरूर है, लेकिन काम की बात है, चाहे अनाप शनाप भी बोल देना। अच्छा सुने, सम बेसिक ओवरव्यू। सबसे पहला पॉइंट, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद दिस थिंग। एक्सक्यूज मी, इधर कॉपी नहीं करना अभी, ठीक है? क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या है? व्हाट इज ऑडिट? एनी आइडिया? किसको चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सही है बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरा सुनो, एक्सक्यूज मी बेटा, ऑडिट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। किसको चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अच्छा अब सबसे पहला पॉइंट, अच्छा ऑडिट में ना मैं आपको हर टॉपिक के हैंडआउट्स देता जाऊंगा, कुछ थ्योरीज इसमें लिखी हुई हैं, कुछ स्पेस खाली है तो आपको लिखना होगा, अगले सफे पे जाएंगे स्पेस खाली है लिखना होगा, फिर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लिखना होगा। तो सारी चीजें इस हैंडआउट्स को आपने संभाल के रखना है, ठीक है, सारा पैटर्न। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट वो तो रह गई, बुक कौन सी पढ़ते हो? पढ़ते हो या नहीं? नहीं पढ़ते हो या नहीं? कौन सी? नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? वेरी गुड, क्यों नहीं पढ़ते? वो तो सही है, अल्लाह करे अभी भी पास हो जाए, आमीन। मुझे एक बात बताए, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सुने बेटा, मैं जो आपको हैंडआउट में दे रहा हूँ ना, सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी, बुक ही मिल जाएगी ऑलमोस्ट। एक चीज को ना जरा आप जरूर फोकस करना साथ साथ स्टडी हब की, और खास तौर पे अच्छा मैं थ्योरी में कोई कंपलसरी नहीं कर रहा, स्टडी हब करो, जहां से पढ़ना है पढ़ लो, कैप्लन पढ़ना है कैप्लन पढ़ लो, बीपीपी पढ़ना है बीपीपी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो, कोई मर्जी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेना। नोट्स आपके पास होने चाहिए, नंबर 1 सुने, द बेसिक सोर्सेज योर हैंडआउट्स, एंड देन योर सपोर्टिंग सोर्स शुड बी आइदर कैप्लन की बुक, आइदर बीपीपी बुक, और जहां से आपको समझ में आता है। वैसे स्टडी पढ़ा है किसी ने, किसी पेपर में, किसमें? पीएम में पढ़ा है, जिसमें पढ़ा है, तो आपको उसमें स्केच समझ में आ रहे हैं वो, दैट्स इट। नहीं जहां से भी आपकी चॉइस है, लेकिन स्टडी अब से मैं एक चीज कंपलसरी कर रहा हूं, एंड दैट इज एमसीक्यूज, मतलब केस ओटीक्यूज। अब आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूं, सारे बच्चों के लिए इधर, बेटा सीआरक्यू के लिए क्या प्लान चाहिए? क्या चाहिए? क्या प्लान? बीपीपी नहीं। आपको पता है बीपीपी और कैप्लान में फर्क क्या है? दोनों एग्जाम किट्स में 5 पेपर्स ही होते हैं। क्या होते हैं?
पास पेपर्स ही होते हैं। कैपलान वालों ने क्या किया हुआ है, सुनो आप इसको बेशक एनालाइज कर लेना। कैपलान वालों ने कुछ पास पेपर्स उठाए, ऊपर कैपलान लगाया, किट बना दिया। बीपीपी ने भी सेम किया हुआ है। लेकिन फर्क क्या है, जो थ्योरी के आंसर्स है ना, आंसर्स मतलब सीआरक्यू के आंसर्स बीपीपी ने खुद लिखे हैं, मतलब बीपीपी के राइटर्स ने लिखे हैं, और कैपलान के आंसर्स कैपलान के नहीं है, एग्जामिनर के। तो ज्यादा अच्छी अप्रोच क्या है, कैपलान। अब देखो, एग्जामिनर जितना मैं और आप नहीं लिख सकते, हम एक पैटर्न पे लिखेंगे, उसको सपोर्ट देंगे कैपलान के आंसर से, फिर आपकी एक हाइब्रिड अप्रोच बनेगी, एग्जामिनर की थीम नजर आएगी, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सही है। सो सीआरक्यू आपने कहां से करना है, कैपलान से, मतलब मैं जो आपको कराऊंगा इसमें। प्लस केस ओटीक्यूज वो कहां से करना है, सबसे, कहां से, कैपलान, बीबीबी किट, स्टडी अप की किट, मतलब स्टडी अप की एमसीक्यूज। यानी कि एमसीक्यूज आपने कहां से करना है, केस ओटीक्यूज हर जगह से, सीआरक्यू। और टेक्स्ट कहां से पढ़ना है, मर्जी है, सिंपल इज दैट, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी आप लोग सब लोग मेच्योर बच्चे हो, आप लोगों ने इतने पेपर पास किए, ये भी हो जाएगा, ठीक है, मसले की बात नहीं। चल बेटा इधर आते हैं, एक्सक्यूज मी इधर इधर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लिसन टू मी केयरफुली बेटा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस हैंड आउट फॉर्मली, एक दो बातें सुन लें, और जो कुछ लिखना है सब इस इन हैंडआउट्स पे लिखना है, रजिस्टर सब साइड पे। बेटा इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक कंपनी है बेटा, ऑब्वियसली मेरी बात सुनो, एक कंपनी है, ऑब्वियसली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या ये, ठीक है। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको ओन कौन करता है, ओन बाय शेयर होल्डर्स और रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा बेटा मुझे एक और बात ये बताओ, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिसाब किताब। अब सिलसिला ये है कि डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूस क्या किया बेटा, बताइएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या चीजें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, 5, कौन कौन सी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोस, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, राइट। ये 5 चीजें होती हैं, इन 5 चीजों के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा रिपीट भी करना है, आपने बोलना भी है, और पार्टिसिपेट जरूर करना है। कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर की। मैं हारिस इस पूरे सिनेरियो में मैनेजमेंट हूं, मैनेजमेंट मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मेरा मतलब है इसको हम लोग क्लाइंट कंपनी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं हारिस हनीफ लिमिटेड क्लाइंट कंपनी, एंड यू पीपल आर द ऑडिटर्स। आप लोग कौन हो, यू पीपल आर द ऑडिटर्स, आई एम द क्लाइंट कंपनी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट, पैसा किसका, घर पे सो रहे शेयर होल्डर्स, उन्होंने मुझे पैसे दिए, बोला हारिस हनीफ पैसे लगाओ, लगा दिए। क्या उनका कानूनी हक है कि मैं उनको 1 साल बाद हिसाब दूं, तो मैं साल बाद क्या प्रोड्यूस करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप अज्यूम करो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अच्छा F8 में ना अल्फाजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना देयर इज, या बोलूं देयर मे बी, मतलब चेंज हो जाएगा। देयर इज मतलब ये है, मे बी हो सकता है। तो इन ये मसला आता है F8 में, और बिलीव में आपको F8 पढ़ने में सबसे आसान लगेगा। ट्रिक्स सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन भी आसान लगेंगे, और अगर ट्रिक्स नहीं समझ में आई, आप लोग सर ये क्या है, इतना अजीब सा, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट, कीप इट वेरी सिंपल, जो तरीका आप लोग बस उसको फॉलो करना। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैंने बोला, देयर इज और देयर मे बी की वजह से मतलब चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। नाउ लिसन, पैसा किसका है, होल्डर्स। कंपनी कौन चला रहा है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर से क्या बना है, ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक सवाल, अज्यूम करो गौर से, तुम सारे शेयर होल्डर हो, तुमने पैसे लगाए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए बना के तैयार रखी है, ठीक है। मैंने बोलूंगा यार ये लो तुम्हारे साल का हिसाब। इनके दिमाग में शक आ सकता है कि हारिस हनीफ हिसाब किताब भी तूने बनाया है, और हिसाब क्या नाम है, बिजनेस भी आप चला रहे हो, तो हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है। क्या हो सकती है, तो मैंने शेयर होल्डर को बोला, शेयर होल्डर नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बोले तो आप कह रहे हो। तो जब हम कोई किसी थर्ड पार्टी से उसका ओपिनियन ले लेते हैं, तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो शेयर होल्डर ने बोला भाई इसको किसी
थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी से चेक करा के लाओ। तो मैं आप लोग के पास आ गया, यू पीपल यहाँ पे ऑडिटर्स। अब आप लोग ऑडिटर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे कि कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है, राइट? इधर कुछ भी नहीं पढ़ना, एक्सक्यूज मी, लुक एट मी। आपने क्या चीज चेक करनी बताइएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने की कहीं इसमें आपने देखी, अज्यूम करें, अज्यूम कोई गड़बड़ नहीं है, फिर आप अपनी साइन कर दोगे और आप लिख दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर। क्या लिख दोगे? लेकिन एक चीज जरा गौर से सुनना, दोबारा से, पैसा कंपनी का, सॉरी, पैसा किसका है? चलाता कौन है? डायरेक्टर ने साल बाद हिसाब बना के देना, अंग्रेजी नहीं उर्दू में क्या बना के देना? हिसाब किताब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती है? गलतियां, टेक्निकल जार्गन का ख्याल रखना है। और लॉ की तरह, लॉ में बोलते थे ब्रेक ऑफ लॉ नहीं बोलते थे, ब्रीच ऑफ लॉ कहते हैं। इंग्लिश में गलती को मिस्टेक नहीं बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपको ऑडिट में नंबर 1 नॉर्मल अंग्रेजी तो यूज करनी है जितनी भी आपको आती है, ठीक है? आती है ना अंग्रेजी? वो फेसबुक वाली अंग्रेजी नहीं चाहिए, ठीक है ना? नाइस डीपी वाली। अच्छा सुने, उसके साथ साथ आपने टेक्निकल जार्गन्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? टेक्निकल जार्गन्स को। वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं, देन यू विल बी हैविंग अ फॉर्मल आंसर एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर आंसर। एक्सक्यूज मी, इधर सुनो, रिपीट। पैसा किसका? कंपनी कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने साल बाद क्या प्रोड्यूस किया है? उसमें क्या है? सॉरी, है नहीं, हो सकती है। क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है, मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर यानी कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स, क्या आपका काम होगा? चेक करना। क्या चेक करना? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और उसके बाद आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद गारंटी दे दोगे। नो सर, गारंटी नहीं देते, गारंटी नहीं देते। एक चीज मैं लिख रहा हूं, लिखना मत आप बच्चे, कॉपी नहीं करना, कॉपी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अगले नेक्स्ट हैंडआउट पे आपको नजर भी आ जाएगी चीजें। बेटा ये आप बच्चों ने, अच्छा F8 पढ़ने के लिए ना एक पेपर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, F3। किसी ने F7, आप लोगों ने F7 पढ़ा हुआ है? प्लस पॉइंट है। क्या है? प्लस पॉइंट है। बेसिक क्या है? F3। मैं आपको बताता हूं कैसे। किसको चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर कोई मुझे बोले कि भाई ये एसी को खोल के चेक करो, मुझे तो नहीं आता ना, आपको आता ये काम, लेकिन आपको FS चेक करनी है तो आपको क्या आनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। F3 लेवल की अकाउंटिंग के सिनेरियोज आ जाते हैं। F7 बहुत रेयर है, F7 वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन F3 तो आपको अकाउंटिंग के सिनेरियोज आएंगे और क्या बोला जाएगा? ऑडिट करो। क्या करो? तो उसके लिए क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा बेटा, इसमें आप बच्चे पढ़ते हो ये क्या? एब्रिविएशन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना? इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है। क्या होती है? ये आप बच्चे पढ़ते हो F3 में, F7 सही। F8 में हमें पढ़ना होगा आइजाज। क्या पढ़ना है? नहीं, कोई खातून का नाम नहीं है ये, आप हंस रहे हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। आई रिपीट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तो बेटा पता ये लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के स्टैंडर्ड्स हैं और उसका ऑडिट करने के अलग स्टैंडर्ड्स हैं। इसका मतलब जो भी अब मैं कलमात अदा करूंगा, जो भी मैं अल्फाज बोलूंगा, वो मैं नहीं बोल रहा, वो सब कहां लिखे हुए? आइजाज में लिखे हुए। कहां लिखे हुए? ठीक है। अब सुने, एक्सक्यूज मी, जैसे होता है ना IS1, IS2, IS7, 11, 12, जो भी आपके पास ISS है, इसी तरह आइजाज है। जैसे आइजा 200, 10, 20, 300, 315, इस तरह आपके पास आइजाज की सीरीज है। अब सवाल, एक्सक्यूज मी, वट एवर आई विल बी एक्सप्लेनिंग फॉर टुडे, अभी मैं जो कुछ भी बोलूंगा या पूरे सेशन में जो भी होगा वो सब किसने बोला है?
आइजाज ने। सर कौन से आइजाज है वो बात का मसला है, अभी इस हैंडआउट में तो मैंने आइजाज का नाम ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। वो हर एक आइजा अलग, आइजा 500 जब आएगा तो उसका हैंडआउट आ जाएगा, ठीक है। रिपीट दोबारा से, एक्सक्यूज मी, दोबारा से। कंपनी किसकी है, जल्दी बोले। शेयर होल्डर्स की। चलाता कौन है, डायरेक्टर। क्या बनाता है, उसमें क्या हो सकती है मिस्टेटमेंट। तुम कौन हो, ऑडिटर। क्या काम है, एफएस चेक करके ओपिनियन देना, गारंटी नहीं देना। आइजा ने मना किया हुआ है, आइजाज ने मना किया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड ओपिनियन, फर्क क्या है भाई। मिसाल इधर, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, सही बोला इसने, लाइबिलिटी। ये प्रोडक्ट है, ये खरीद रहा है, वो बेच रहा है, मैं बीच में कूद गया, मैंने कहा खरीद ले, मेरी गारंटी है। ये खरीद के घर ले गया, खराब हो गया प्रोडक्ट, हु इज नाउ रिस्पॉन्सिबल। एक होता है ओपिनियन, क्या चीज होती है, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब ये होता है सर आप अपनी राय दीजिए, इसका मतलब आगे तुम्हारी मर्जी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 2-3 बच्चे पूछ रहे थे, आप भी और 1-2 बच्चे भी, सर मैंने ये पेपर पढ़ लिया है, अब मैं कौन सा पेपर पढ़ूं। तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, अपनी राय दे दी, आगे तुम्हारी मर्जी है। आई बात समझ लो। तब आप सुनो, आप ओपिनियन ले रहे हो एक टीचर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, या जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे, तो जब कोई थर्ड पर्सन आपको ओपिनियन देता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एंड दैट्स द सेम स्टोरी विद द ऑडिटिंग। सर शेयर होल्डर्स को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करोगे, उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो उसने बोला किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से चेक करवा के ले आओ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। दैट्स इट, खत्म। अब आ जाओ बेटा पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट, बेटा ये साथ साथ जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं आप उसको लिखते जाए, ठीक है। हैंडआउट्स पे, बच्चा हैंडआउट है आपके पास, ठीक है। हाँ जी बेटा, इधर सबसे पहला पॉइंट, कंपनी ओन बाय शेयर होल्डर्स। इधर बेटा रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाओ नंबर 1, टिक करते जाना पॉइंट्स पे। ऑडिटर इज एक्सटर्नल टू द कंपनी, यानी कि क्या, एक्सटर्नल फर्म, ठीक है। सेकंड, बचे इधर ऑडिट किसका होता है, ब्रैकेट में लिखो 1 ईयर, बेटा ब्रैकेट में लिखना 1 ईयर। व्हाट इज 1 ईयर, एक्सक्यूज मी, 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको एक काम की बात बताऊं, सिर्फ बोल रहा हूं, लिखना नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट हैंडआउट में है। इधर सुनिएगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 महीने की भी छपती है मार्केट में, 1 साल की भी छपती है। सुनो, 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखा जाता है, लेकिन उसको ऑडिट नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं, उसको रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, खैर छोड़ दो उसको। ऑडिट किस चीज का नाम है, पूरी बात बताओ, किस चीज का नाम है, 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, दैट्स ऑडिट, खत्म। अच्छा, अगर 6 महीने की एफएस होगी ना, तो पीछे लिखा होगा हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ लिखा हुआ एफएस, अंडरस्टूड मतलब क्या है, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बेटा मे बी को सर्कल करना, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, डन है। अब बेटा मुझे एक छोटी सी बात का जरा आंसर करना आप बच्चे, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। हाँ जी, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई गलती, कोई गड़बड़, कुछ भी है। फ्रॉड नहीं बोलो फिलहाल, फ्रॉड ना बोलो। विंडो ड्रेसिंग एक टेक्निकल टर्म है, अभी इस वक्त ना बोले। देखो सुने, सिंपल, उल्लू बनाना, मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जरा सुने। इसका मतलब ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, और सर आपने क्या किया है, उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो मैं लिखूंगा अभी। बेटा अकाउंटिंग ना, आप एक ऑडिट, एक अच्छा ऑडिटर वो है जिसको ऑडिट से ज्यादा अकाउंटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जो भी चीज बोलूं डबल एंट्री सोचा करें, ठीक है। अब सुने, मैंने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की है, 10,000 रुपए की ट्रेनिंग। तो एंट्री बनती है ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यही है, या बैंक क्रेडिट। ट्रेनिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इज इट कैपिटलाइजेशन या एक्सपेंस। अच्छा, मैंने पता क्या किया, IAS 16 मना करता है ना ट्रेनिंग को नहीं करना, मशीन खरीद के लाया ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग को ना कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया, 10,000 रुपए की थी, एक चीज होनी कहां चाहिए थी, मैंने कहा लिख दी,
एसेट में, नॉन करंट एसेट में, कैपिटलाइजेशन में। ये 10,000 रुपए की मिस स्टेटमेंट है। पता क्या होगा, इस 10,000 से एक्सपेंसेस अंडर स्टेट हो जाएंगे। सबर सबर सबर, इस 10,000 से एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, अंडर स्टेटेड, और प्रॉफिट और एसेट क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा। ये सुनो, तो आप बोलोगे भाईजान आपने 10,000 रुपए की गलती की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी 10,000 की मिस स्टेटमेंट है। केस 2, वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग, फिगर्स याद रखना। कॉस्ट है मेरी, ये इन्वेंट्री है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए, एनआरवी है 7 रुपए। IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बेटा कॉस्ट कितनी थी, 10, एनआरवी, तो IS के कहने के मुताबिक मैंने उसको कितने पर अप्लाई वैल्यू करना चाहिए, मैंने 10 पे कर दिया। IS कह रहा है 7 रुपए पे करो, मैंने कितने पे कर दिया, 10। डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट, डिफरेंस क्या है। तो आप बोलोगे सर आपने तो इन्वेंट्री को 3 रुपए से ओवर स्टेट कर दिया। 3 रुपए से क्या कर दिया बेटा, ओवर स्टेट। मिस स्टेटमेंट ये कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कह रहा है, रिपीट करो, कौन क्या कह रहा है, व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेइंग, और आपने क्या किया है उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो क्या बोलेंगे। अच्छा IS कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी 10 रुपए 7 रुपए, मैंने 7 रुपए पे किया, कितनी मिसस्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं, सही है। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, सिंपल लैंग्वेज, सब मिस स्टेटमेंट कहते हैं डिफरेंस को। किसको बेटा, डिफरेंस को। क्या डिफरेंस, करेक्ट अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख देता हूं मैं। द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब जरूरी है क्या ओवर स्टेटमेंट हो, नहीं, एक चीज ओवर होगी तो दूसरी चीज अंडर हो जाएगी ना। जैसा भी मैंने आपको ट्रेनिंग की एग्जांपल दी, एक्सपेंसेस क्या हो गए थे, अंडर स्टेट, जबकि प्रॉफिट क्या हो गया था, ओवर स्टेट, दैट्स अ मिस स्टेटमेंट, गलत बयानी। इज इट डन बच्चे, हाँ या ना, दोबारा दोबारा बेटा बोलना है। ये शुरू की जो 1-2 क्लासेस है ना, या शुरू की 2-3 क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली आपका माइंड सेट करेगी ऑडिट क्या है। फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, आप बोलोगे अच्छा ये है, क्योंकि मैं अगर चैप्टर स्टार्ट कर दूं और बोलूं ये होता है, आप बोलोगे ये क्या चीज है, तो मैंने सारी बेसिक से लेकर पूरी ऑडिट साइकिल शुरू से लेकर एंड तक इस हैंडआउट में रखी हुई है। और बड़ा काम का हैंडआउट है, गॉड से इधर आंसर मी, कंपनी किसकी, जल्दी जल्दी, शेयर होल्डर की, चलाता कौन है, डायरेक्टर ने क्या बनाई है, उसमें हो सकती है, तो किसको बुलाया, एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाया, भाईजान आए और किसको चेक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें, ताकि शेयर होल्डर्स को सेटिस्फैक्शन मिले। एक्सटर्नल ऑडिट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। और नीचे लिखा है इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर पीएलसी टू कंडक्ट द ऑडिट। बेटा पीएलसी मतलब क्या, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है ऑडिट का करना, है ना। अब इतना तो आपने F1 या F4 में भी पढ़ा हुआ है, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, मैं कौन करता है, शेयर होल्डर। एक ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, किस महफिल में, एजीएम। व्हाट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, यस और नो, है ना। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑडिटर चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन देयर आफ्टर एक्सप्रेस द ओपिनियन। आगे का लिखा है नो गारंटी, गारंटी नहीं, ओपिनियन, डन है, ओके, नो गारंटी ओनली व्हाट, ओपिनियन। बस इधर रुक जाए, नीचे मत पढ़ना, वेट वेट, ज्यादा क्लियर है जी बेटा, ज्यादा बात क्लियर है, बेसिक्स बात, डन है। अब टर्न द पेज, नीचे का एरिया थोड़ी देर के लिए स्किप, प्लीज स्किप, टर्न द पेज। ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द ऑडिट बेस्ड ऑन, इस सिस्टमैटिक अप्रोच को अंडरलाइन करो,
एरो मार के लिखो पेज नंबर 6 और खोलना मत, सस्पेंस रहने दो, अभी रहने दो सस्पेंस, बस। अब इधर आ जाए नीचे, ये पेज थोड़ा सा पहले फिलअप करना है। सुनो, अभी मैं आपको जो भी लिखा रहा हूं ना, आपको पता नहीं है ये क्या चीज है। फ्यूचर में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आइजा 500 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जो जो चीजें मैं आपको, अभी नंबर नहीं लिखना, जो जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं ये आहिस्ता 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 क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स। ठीक है, देन अब इधर सुने बेटा, प्लीज आंसर मी। हाँ, व्हाट इज ऑडिट? जी, व्हाट इज ऑडिट? हाँ, डेफिनेशन नहीं चाहिए प्लीज। हाँ, किसको नहीं, व्हाट इज ऑडिट? एफएस को चेक करना कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है, मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और उसके बाद अभिनंदन, दैट्स इट। अब तो कुछ ऑडिटर को चेक करने के लिए, ऑडिटर को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ये रहे, ऑडिटर हैज टू डू सम एक्शंस नोन एज, बस इधर ही रुक जाए, ऑडिट प्रोसीजर्स। खवातीनो हजरात, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, गौर से सुनना और कोशिश करना अगला जुमला आप बोलें अपने कॉमन सेंस से। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आगे जरा मुझे आंसर करना। अच्छा, बोलना जरूर, गलत ही होगा, कोई मसला नहीं है। जो भी ऑडिटर करता है, जो भी ऑडिटर, उसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, वो क्या है? वो नीचे पूरा पेज खाली अभी भरता है। जो भी ऑडिटर करता है उसको क्या कहता है? ठीक है, एक ऑडिटर जो प्रोसीजर लगाता है, उस प्रोसीजर लगाने के बाद उसके हाथ में जो इंफॉर्मेशन आती है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, एविडेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसने भी बोला एविडेंस। रिपीट। आप कौन? ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट। सही, पूरी जर्नी में यही चलेगा, यू आर ऑडिटर, आई एम मैनेजमेंट, दैट्स इट। हु आर यू? ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट। सुनो, आप जो भी करोगे, आप जो भी करोगे वो क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर लगाने के बाद जो इंफॉर्मेशन हासिल करोगे उसको बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। क्या बोलेंगे? जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है? प्रोसीजर। जो हासिल कर रहा है, एविडेंस आ गए। अब इस एविडेंस में ऑडिटर जो कमेंट करेगा वो ओपिनियन है। वेरी गुड, जबरदस्त, ग्रेट। ठीक है, दोबारा से, जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है? देखो, अब मैंने कहा ना, सोच समझ के बोले, सारे जुमले आप कंप्लीट कर सकते हैं। रिपीट। जो ऑडिटर कर रहा है प्रोसीजर है, जो हासिल कर रहा है वो एविडेंस है, उस पर कमेंट्री, दैट्स इट। ठीक है, खत्म। अब सुनो, एक हर एक ना पेपर में कोई ना कुछ स्किल होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। आप इस पेपर में मैनेजर नहीं हो, कंपनी के कौन हो? ऑडिटर हो। आप इस पेपर में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, कहां पर हो? और बाहर ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं हूं। एक ऑडिटर के अंदर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए। लिखना नहीं, लिखना नहीं, क्या लिखा हुआ है? बोलना ही नहीं आ रहा सर, कभी सी फंस जाएगा, कभी टी फंस जाएगा। बोलो क्या ही है? मैं कह रहा यही है। क्या है? स्केप्टिसिज्म। बोलो जरा पहले यार, ये मैं जो क्वालिटी रखनी है वो आ नहीं रहा। क्या स्केप्टिसिज्म? मैं आपको सबसे पहले बताऊं स्केप्टिसिज्म क्या है, सुनो। दोबारा, क्या लिखा हुआ है? स्केप्टिसिज्म। अच्छा, स्केप्टिसिज्म ना एक क्वालिटी है जो कि एक ऑडिटर में होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं ऑडिटर को छोड़ो, एक मैनेजर, सब में होनी चाहिए। ठीक है, सब में स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए। अगर मैं आपको वैसे बताऊं, स्केप्टिसिज्म का मतलब यह है, स्केप्टिसिज्म का बेटा मतलब यह है होशियारी। क्या है? ढेर होशियारी नहीं, सिर्फ होशियारी। अब इस होशियारी में क्या क्या चीज आती है? प्लीज डोंट राइट, लिसन इट केयरफुली। माइंड सेट करना है, लिखाना नहीं है भाई। सुने सर, स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है, नंबर 1, चीजों को देख के शक पैदा करना। क्या करना?
मतलब टू कास्ट डाउट, टू कास्ट डाउट, ये शक पैदा करना आपका एक काम है। अच्छा, जिस ऑडिटर को शक करना नहीं आता वो ऑडिटर ऑडिटर ही नहीं। ऑडिट करने के लिए पहली शर्त क्या है? शक आना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूं, गौर से सुनना। एक्सक्यूज मी, आई एम मैनेजमेंट, मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, आप आए ऑडिट करने, आपने बोला सर हारिस ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, गलती होगी। क्या होगी? गलत। अब मुझे बात बताओ, क्या आपने चीज को तस्दीक किया? नहीं, पहले से अज्यूम कर लिया यार हारिस ने बनाई है, गलती है। ठीक है, अब सुनो गौर से, तुम्हारे ना दिमाग पे एक पट्टी बन गई गलत की, अब तुम्हें सही चीज नजर नहीं आएगी। केस 2, इसको कहते हैं बेटा परसेप्शन। और ये बात मैं एग्जाम्पल के तौर पे नहीं कह रहा बेटा, इधर ये लिखा हुआ है, ये सब ऑडिटिंग के अंदर है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने स्टाइल से इसको मॉडिफाई करके बता रहा हूं। केस 2, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बनाई है, आपने बोला सर हारिस आपने बनाई है तो सही होगी। अब मतलब आपने पहले से सही की पट्टी बांधी यार, ये हारिस ने एफएस बनाई है ये, अब तुमको कुछ इसमें गलत दिखाई नहीं देगा, है ना? ये नहीं होना चाहिए। केस 2, होना क्या चाहिए? आपको क्या क्रिएट करना है दिमाग में? डाउट। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, सपोज करें यार ये एक प्रोडक्ट है, ये पेन है मेरे हाथ में, आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, यू पीपल आर ऑडिटर, मैंने कहा ऑडिटर ये पेन जो है ना मैं 1000 रुपए का लाया, ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का लाया। गौर से सुनना, कितने का लाया? मान लो हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है मैं सच बोल रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए यार, हो सकता है कि हारिस जानबूझ के झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है इंसान ने गलती से कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, डोंट ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट नहीं करना, शक क्रिएट करना है। क्या करना है? मेरा एक सवाल बेटा, ऑडिट का मतलब पता है क्या है? ऑडिट का मतलब होता है ये करना, क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई, वेरीफाई करना। भाई मैं आपको कह रहा हूं ये एक प्रोडक्ट है 1000 रुपए की, मैं परचेस करके लाया हूं आज ही, मान लोगे? फिर कैसे? क्या? नहीं नहीं, वो नहीं ना क्या, नहीं मैं बोल रहा हूँ झूठ नहीं होगा सच होगा नहीं, और ना सीरियस होना भी, बताओ क्या है, कैसे तहकीक करो? हाँ, ये ऐसे ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो एक सेकंड। मार्केट जाओ, चेक करो, पता है मार्केट में हर एक की डिफरेंट प्राइसेस होंगी, कोई 1050 में दे रहा है, मैं बार्गेनिंग करके 1000 में लाया हूं भाई, सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन्होंने बोला, आप क्या बोलेंगे? सर इनवॉइस दे दो। क्या दे दो? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, इनवॉइस देखना और उस पर अमाउंट को वेरीफाई करना, ठीक है, रिपीट, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक करना, सवाल जवाब करना, होशियार रहना, अलर्ट रहना। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो उधर भी चुटकी बजाता हूं, बातें नहीं करो, तो ये सारी चीजें क्या है? स्केप्टिसिज्म ना, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी व्हाट? अलर्ट। आप सुने बेटा, मैं यहां पर आए और पूरे ऑडिट को इतना लंबा कोर्स मैं एक छोटे से अल्फाज में आपको समराइज करके बताता हूं। अच्छा, तुझे इंफॉर्मेशन कौन देगा भाई? तू ऑडिटर है, तुझे इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैनेजमेंट। कौन इंफॉर्मेशन देगा? मैनेजमेंट। क्या आप मैनेजमेंट की हर इंफॉर्मेशन पे यकीन करोगे? नहीं। यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं डोंट ट्रस्ट, वेट वेट, ये क्या लिखा हुआ है? कास्ट डाउट, और आगे मैं लिख रहा हूं क्या? वेरीफाई। वेट करना, वेट वेट वेट, और फिर इधर ऐसे एरो लगा देना। सुनो बेटा, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बात ना करें, आज फ्राइडे है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ आज वो लाजमी इसको करना है कंप्लीट। सुने, हु आर यू? मैं मैनेजमेंट। हु विल गिव यू द इंफॉर्मेशन? मैंने। जो कि आपने भरोसा, सिंपल, डोंट ट्रस्ट, क्या करना? डाउट, वेरीफाई। कैसे? हाउ टू वेरीफाई? प्रोसीजर लगा के, रिपीट 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 रिपीट, आंसर करना। इंफॉर्मेशन ऑडिटर को कौन दे रहा है?
मैनेजमेंट। ऑडिटर को क्या नहीं करना, क्या करना है, शक करना है। और फिर कैसे वेरीफाई, प्रोसीजर लगा के। हाउ टू वेरीफाई, प्रोसीजर लगा के। जो प्रोसीजर लगाओगे, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, और जो एविडेंस पे बोला जाएगा वो ओपिनियन है। दैट्स इट। अब सवाल ये है, डोंट ट्रस्ट, कास्ट डाउट, वेरीफाई। सर हाउ टू वेरीफाई, द आंसर इज ऑडिट प्रोसीजर्स। एक किताब में लिखा था ऑडिट प्रोसीजर्स के सिंपल निमोनिक याद रखने के लिए, ये क्या लिखा हुआ है, कायरो। सिंपल। इधर एसीसी एक पुराना पब्लिशर था जीटीजी, उसकी किताब में लिखा हुआ, उन्होंने स्केच में बताया था, एक बुक ने, मतलब मैंने नहीं बनाया, किसी टीचर ने नहीं बनाया। कायरो एक किताब में लिखा है, सुनो, निमोनिक याद करने के लिए, सिंपल याद रखने के लिए। रिपीट, डोंट ट्रस्ट, क्या करना है, डाउट, और क्या करना है, कैसे वेरीफाई करोगे, प्रोसीजर्स क्या है, कायरो। अच्छा ये बेटा मैं ऊपर एरो मार के लिख रहा हूं, ये प्रोसीजर्स हैं, एक मिनट, प्रोसीजर्स हैं, नॉट स्टेप्स। क्या नहीं है, स्टेप्स नहीं है। पता चले भाई पहले सी करेंगे फिर ए, नहीं, स्टेप्स नहीं है, प्रोसीजर्स है। जैसा सिनेरियो वैसा प्रोसीजर। दैट्स इट। कॉपी करो जल्दी से। अभी मैंने आपको ये पूरे खाली सफे पे कायरो एक्सप्लेन करना है। इस पूरे खाली सफे पे क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, कायरो। मैं आप लोग बच्चों से कायरो को एक्सप्लेन करने से पहले, बेटा आपको मैं कायरो एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा सिनेरियो, जो अमूमन पहली क्लास में मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं, तकरीबन हर क्लास में ऑलमोस्ट, एंड आई एम गिविंग यू द चांस टू से समथिंग, बट नाउ सीरियस, कोई मजाक वाली बात नहीं, सीरियस, एक्सक्यूज मी। मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, प्लीज आंसर मी वट एवर यू आर विलिंग टू आंसर। सुनो, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, क्या परचेज किया, पैसे भी दे दिए, ठीक है, एक 50-60, 1-2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, परचेज की, पेमेंट कर दिया अंदर कंपनी, है ना। बस मैंने आपसे कहा सामने रोड पार वो जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो हमारी ऑफिस ने परचेज कर ली। दैट्स इट। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, मान लोगे, सामने लिखा है। मैंने आपको बोला ऑडिटर वी हैव परचेज बिल्डिंग, सामने, ठीक है, मान लोगे। दिमाग में आपके क्या चल रहा है, डाउट्स। आपने बोला यार अच्छा बोल तो रहा है बिल्डिंग खरीदी है, तो ठीक है, तस्दीक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हाउ टू वेरीफाई, प्रोसीजर। बेहतरीन। अब एक काम करो, मुझे जरा प्रोसीजर बताओ, एक एक करके, वन बाय वन, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। जी बच्चे, कोई भी, मैंने सामने एक बिल्डिंग परचेज किया, कैसे चेक करोगे, एक एक करके, एक, हाँ ठीक है। अच्छा इसको एक्विजिशन डॉक्यूमेंट नहीं कहते, तुमने जो बोला बिल्कुल सही है। वेट, मैंने इससे परचेज किया, अरसलान से परचेज किया। प्रॉपर्टी का एक्विजिशन डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसका ट्रांसफर डीड होती है, कि पहले अरसलान के नाम पे था, फिर एच लिमिटेड के नाम पे ट्रांसफर हो गया। तो आपने बोलना है सर हारिस वो बिल्डिंग तुमने परचेज की है, तो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। एक सबूत मिला, कितने सबूत मिला, एक। फिर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया यार ये हो सकता है कि इसने डॉक्यूमेंट भी जाली बनवा लियो। कभी भी एक सबूत पे रिलाई नहीं करते हैं, एक सबूत पे रिलाई, जज अदालत में क्या कहता है, तमाम सबूतों को रखते हैं, है ना, तमाम सबूतों, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, क्या कहते हैं, गुड। नहीं इनवॉइस नहीं, अच्छा इनवॉइस के साथ साथ मैंने इसको पेमेंट किया, तो आपने बोला सर हारिस आपने पेमेंट किया, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, क्या दिखा दो, दो सबूत मिले। फिर आपने बोला सर बिल्डिंग का है, मैंने बोला वो 3 गली छोड़ के, जाके देख लेते हैं वहां बिल्डिंग है भी या नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, जाके आपने देख लिया, 3 सबूत मिले, हाँ या ना। ये जो कुछ आप कर रहे हो ये सब कायरो है, मेरा मतलब ये सब क्या है, प्रोसीजर्स। रिपीटिंग अगेन, जो ऑडिटर करता है वो क्या है, प्रोसीजर, और वो कायरो। सी पर आते हैं। सी का मतलब है, जी बेटा सी का मतलब क्या है, कंफर्मेशन। अब सर ये कंफर्मेशन क्या है, एक बात जहन में रखना, कंफर्मेशन होती है किससे बेटा,
मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 2 3 10 एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स, सवाल बोल के तो पूरा पास पेपर ही एग्जाम्पल से भरा हुआ है। अभी पहली क्लास में जितना है बेटा, मिसाल के तौर पे आपने मेरी बैलेंस शीट चेक की, क्या चेक की? उसमें लिखा हुआ है रिसीवेबल, क्या लिखा है? 50 कस्टमर थे, एक का बैलेंस बहुत ज्यादा था 20 लाख। आपने बोला 20 लाख का रिसीवेबल है यार, मैं एक काम करता हूं, मैं कस्टमर से कंफर्म करता हूं। किससे कंफर्म करता हूं? कंफर्मेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कौन हो आप? एक खत लिखोगे, किसको? कस्टमर को। उसको बोलोगे यार तूने हारिस हनीफ के 20 लाख देने, इसके अकाउंट्स में तो 20 लाख का रिसीवेबल आ रहा है, क्या तेरे पास सेम पेबल है? उसका जवाब आ जाएगा। ये जो हरकत आपने की है ये क्या है? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किससे करते हैं? एक्सटर्नल कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स से, जिसमें ये थर्ड पार्टी जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक कौन? बैंक हो गया, कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स वगैरह हो गए। ठीक है ना? ओके, अब आ जाओ ए, एक्सटर्नल पार्टी। जी बेटा, एक्सटर्नल पार्टी आपने कंफर्म करवानी है, कोई इंफॉर्मेशन किससे कंफर्म करानी है बेटा? एक्सटर्नल पार्टी से। और एक्सटर्नल पार्टी में कौन कौन आ गया आपके पास? बैंक आ गया, कस्टमर सप्लायर वगैरह आपके पास जो आ गए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन, डन। अब आ जाओ ए। बच्चे ए का मतलब होता है, मैं बाद में बताता हूं, पहले इधर आओ, ए ही बताने लगा हूं, कॉपी कुछ भी मत करना प्लीज। आप 2006, 2007, 2008 ये पास्ट ईयर्स हैं, 2009 ये तुम्हारा करंट ईयर है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अज्यूम कर रहा हूं, यहां पर आपके पास था 51%, 48.5%, 52%, इधर हो गया 82%। अब एक सवाल, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक मिनट, एक मिनट बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर तो ये पेपर होता F5 या F7 तो आप पता है क्या लिखते हैं? आप तारीफ करते हैं, आप क्या लिखते हैं? जीपी बढ़ रहा है, शेयर होल्डर खुश होगा, मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, डायरेक्टर को प्रमोशन मिलेगी। इस वक्त ना ही तुम मैनेजर हो, ना ही शेयर होल्डर से बात कर रहे हो, इस वक्त तुम कौन हो? और तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है, क्वालिटी है? स्केप्टिसिज्म। आपने बोला रुक रुक रुक, ऐसा कैसे होगा? ये तो कुछ मुझे एबनॉर्मल मूवमेंट लग रही है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट वुड हैव बीन 51%, वुड इट बी नॉर्मल? लेकिन कितना है? 82। तो आप हो ऑडिटर, दिमाग में हर चीज देखकर आपको शक पैदा करना है, एट द एंड मैं आपको इतना शकी बना दूंगा ना, आप हर चलते फिरते आदमी पे शक करोगे। और बेटा ये CRQ आता है ना 3, एक CRQ शक का आता है, रिस्क का। ये सिनेरियो देंगे आपको, बोलेंगे ये आप ऑडिटर हो, रिस्क निकालो, क्या निकालो? तो इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सुनना गौर से, और हमेशा कंफर्म है, और एक ही स्टाइल से सवाल आता है। सुनो, आपने बोला यार इतना जीपी मार्जिन बढ़ गया, कौन सा रेशियो है? कैसे निकालते हैं? सेल COGS जीपी। फौरन तुम्हारे दिमाग में शक आया, या तो हारिस ने सेल ओवर स्टेट की है या कॉस्ट अंडर स्टेट की है। आपने बोला नहीं भाई, कुछ मसला है यहाँ पे, मुझे इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है, अल्फाज पे मेरे गौर करना। आपने फाइनेंशियल फिगर्स को, इसको ये किया, क्या लिखा है? कंपेयर। ध्यान से सुनना बेटा, आप कौन सी ईयर की ऑडिट कर रहे हो? 2009। तुमने 2009 को किसके साथ कंपेयर किया? पिछले सालों के साथ। डिफरेंस तुझे ऑडिटर को नॉर्मल लगा, एबनॉर्मल लगा? इस अनयूजुअल इस अनयूजुअल मूवमेंट की छानबीन, इस अनयूजुअल मूवमेंट की इन्वेस्टिगेशन को
हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बोलेंगे बेटा? एनालिटिकल प्रोसीजर। खवातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कंपेयर करना, कंपेयर द फिगर्स एंड इन्वेस्टिगेट बेटा क्या? अनयूजुअल डिफरेंसेस। कोई एबनॉर्मल मूवमेंट आ गई, हाँ या ना? कौन सी मूवमेंट आ गई बेटा? एबनॉर्मल मूवमेंट, एंड यू नोटिस दैट यार हाउ इज इट पॉसिबल, तो फिर आपने उसको क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है। आई बात समझ में? ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है बेटा? प्लीज बोले, ऑडिटर जो कर रहा है क्या है? प्रोसीजर्स। जो हासिल कर रहा है एविडेंस, उस पर जो बोलता है ओपिनियन। साइकिल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैनेजमेंट। मान लोगे? डोंट ट्रस्ट। दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या डाउट आना चाहिए कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है? डाउट ऑफ मिस स्टेटमेंट ही होगा ना। फिर आपने बोला मिस स्टेटमेंट हो सकती है, भाई नहीं, मैं तस्दीक करूंगा कि हारिस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाया नहीं, और तस्दीक करने के लिए आपको कायरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दैट्स इट बेटा। सी फॉर किससे लेता है? एक्सटर्नल पार्टी से। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, और एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? कंपेयर द फिगर्स। फिगर्स को अगर आप सर्कल कर लीजिएगा, और इन्वेस्टिगेट किसको कर रहे हैं? एबनॉर्मल वेरिएशंस को, एबनॉर्मल डिफरेंस को। फिर आ जाओ बेटा I3। हेलो I3। अब इसमें तीन चीजें हैं। एक है बेटा ये, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड कॉन्फर्मेशन। ध्यान से सुनना बच्चे इधर। आप कौन हो? आप आए, आपने मुझसे पूछा, आपने पूछा सर हारिस बैंक बैलेंस कितना है कंपनी का, तो मैंने आपको बताया कि बैंक बैलेंस इतना है। आपने बोला ठीक है, सही है, सही है भाई, हाँ या ना? ये नहीं, ये क्या है? इंक्वायरी है। आपने मुझसे पूछा था सर ये पेन कितने के लाए हो, मैंने कहा 1000। ये क्या था? इंक्वायरी। फिर आपने मुझे बोला सर हारिस 1000 रुपए का लाए हो, मुझे ना इसकी इनवॉइस दिखाओ। ये होगा, नो बेटा एक मिनट सुने, ये होगा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वेट 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 बच्चे, वेट एक मिनट। आपने मुझसे पूछा सर हारिस बैंक में पैसे कितने पड़े हैं आपके, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में आता है ना यार। आपने हर वो चीज की तस्दीक करनी है जो एफएस में आती है। कैश एंड बैंक आता है ना, आपने बोला बैंक स्टेटमेंट, बैंक में पैसे कितने हैं, मैंने कहा इतने पैसे हैं। ये जो तुमने मुझसे पूछा ये क्या था? इंक्वायरी। मैंने बोला इतने पैसे। आपने बोला यार हारिस ने एक काम करो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। क्या दिखाओ? मैंने कहा ये ले बैंक स्टेटमेंट पकड़। आपने बैंक स्टेटमेंट देखी, ये क्या? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने बोला यार नहीं छोड़ो, बैंक से भी पूछूंगा। ये क्या है? तो बात कंक्लूजन ये निकला कि जो इंक्वायरी होती है ना, वो होती है इंटरनल, यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टाफ, यस फ्रॉम मैनेजमेंट, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट। ये बात समझ में आई? आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थिंग। बेटा ये जो कायरो है क्या ये स्टेप्स हैं या प्रोसीजर्स हैं? स्टेप्स नहीं है, जैसा सिनेरियो होगा वैसे प्रोसीजर लगा दोगे। जी बच्चे बात समझ आ रही है? हाँ या ना? डन है? ओके। आप आए अगेन। अच्छा एक मिनट बेटा, जरा दो चार डॉक्यूमेंट्स के नाम तो बता दो ऐसे। इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, अरे कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, कितने कागजात होते हैं? ई पेपर भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि हार्ड कॉपी में हो। कॉपी कॉपी करें सर।
जी बेटा डन है ये सवाल अगेन एक्सक्यूज मी क्वेश्चन अगेन एक्सक्यूज मी मुझे आंसर करना प्लीज एक्सक्यूज मी बेटा आपने मुझसे पूछा सर वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े हैं मैंने आपको बोला 1000 यूनिट्स पड़े आपने पूछा सर वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े मैंने कहा रूम नंबर G3 हमारा वेयर हाउस है यहाँ पर 1000 यूनिट्स पड़े ये प्रोडक्ट्स ये बेचता हूँ 1000 यूनिट्स पड़े आपने बोला अच्छा मान लोगे एक सेकेंड आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था इंक्वायर किया था क्या इंक्वायर किया था कितने यूनिट्स पड़े जब तुमने मुझसे पूछा अच्छा पूछोगे ना क्योंकि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आती है 1000 मल्टीप्लाई बाय उसकी अमाउंट बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है आपने मुझसे सवाल किया भाई कि यूनिट्स कितने पड़े हैं मैंने बोला 1000 यूनिट्स पड़े हैं मान लोगे क्या करना डाउट दिमाग में शक आएगा आपने ना हो सकता है 1000 से कम हो ज्यादा हो हारिस नहीं हो सकता है ह्यूमन एरर इससे हो गया हो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो सकता है झूठ बोल रहा हो तस्दीक करनी क्या करोगे प्रोसीजर क्या कैसे चेक करोगे अब ये यूनिट्स पे आ जाओ आपने मुझसे पूछा भाई कितने यूनिट्स मैंने बोला 1000 कैसे चेक करोगे आप बोलोगे अच्छा भाई रूम नंबर G3 खोलो मैंने खोला वहां जाके आप क्या कर लोगे काउंटेड इसको बोलेंगे इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स बेटा एक्सक्यूज मी इसको क्या बोलेंगे इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स अब हो गया ये अच्छा बेटा अब जैसे सपोज ये करें एक्सक्यूज मी इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स से मैं इसी मूवमेंट में बात बताता हूं जैसे सपोज बेटा ये क्लासरूम रूम नंबर G1 में आप बच्चे बैठे हैं ये मैं कहता हूँ कंप्यूटर्स काउंट करने हैं कितने कंप्यूटर्स हैं या कितने यूनिट्स हैं कितनी कुर्सियां पड़ी हुई हैं तो यूं नहीं होगा 5000 यूनिट्स हैं तो ऑडिटर यूं नहीं चेक करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे तो रात हो जाएगी हजारों यूनिट्स होंगे और इसमें मेरे ख्याल में हम लोग गिनते गिनते भूल भी सकते हैं ये सुनो मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 दोस्त है उसने गुदगुदी की और मैं भूल गया कि कितने फिर उसके बाद दोबारा से रिकाउंटिंग सो इट विल क्रिएट अ मैस और टाइम भी बहुत लगेगा लेकिन सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री अरेंज्ड होनी चाहिए क्या होनी चाहिए RC फॉर्मूला कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए 40 यस और नो तो इस तरीके से जो है ना सुने बेटा इस तरीके से आपने क्या करनी है इन्वेंट्री की काउंटिंग करनी है बात समझ में अब इसको फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट बोलेंगे बेटा रिपीट अगेन एक्सक्यूज मी I3 आई फॉर पहला आई क्या लिखा हुआ है इंक्वायरी मतलब क्लाइंट से सवाल जवाब करना क्लाइंट से हाँ मैनेजमेंट से व्हाट इज इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करना और फिर क्या लिखा इंस्पेक्शन ऑफ यानी कि फिजिकल उसकी इंस्पेक्शन ठीक है कायरो फिर क्या लिखा R2 बचे इधर R2 में दो चीजें हैं एक है री कैलकुलेशन और एक है री परफॉर्मेंस मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एक्सक्यूज मी बच्चों प्लीज स्टॉप राइटिंग सब चीजें मिल जाएंगी लिखी हुई यार F3 पढ़ा ना आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो मैंने प्रिपेयर किया हो कुछ भी नहीं बैलेंस शीट नहीं उससे पहले कोई भी चीज चलो ट्रायल बैलेंस ले लेते क्या ले लिया जिसने कैलकुलेशंस हो ना क्रेडिट ट्रायल बैलेंस सुनना बेटा गौर से ट्रायल बैलेंस अच्छा यहां से एक और चीज भी सुन ले फिर इसके ऊपर आते हैं क्या कंपनी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाती है आंसर इज नहीं पूरी अकाउंटिंग चेन है ना सबसे पहले वेट करना कॉपी मत करना प्लीज सबसे पहले आपको F3 की साइकिल याद दिलाऊं सबसे पहले एंट्री बनती है जर्नल्स में डबल एंट्री के बाद डे बुक्स बनती हैं डे बुक्स से फिगर उठा के लेजर्स में डालते हैं फिर वो कंट्रोल अकाउंट होता है इंडिविजुअल होता है उनकी रिकंसिलिएशंस होती हैं सर ये सब कुछ हाँ
यही सब कुछ, इसी का तो ऑडिट करने के लिए बुलाया है। अच्छा, उसके डोंट वरी, जब देखो, जब एक्सक्यूज मी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें शुरू होंगी ना, आई नो कि आप लोग भूले हुए होते हो चीजें, तो मैं पहले अकाउंटिंग रिकैप करूंगा, फिर उसके बाद ऑडिट। क्या रिकैप करूंगा? अकाउंटिंग रिकैप एंड देन ऑडिट। तो फिर आप सुनो बेटा इधर, एक्सक्यूज मी, जब लेजर्स बन जाते हैं तो लेजर्स से कहां जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर वो बैलेंस नहीं होता, फिर आप क्या निकालते हो? फिर सस्पेंस, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर आप बनाते हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आप क्या बनाते हो बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट नहीं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से वो प्रॉफिट भी तो फिर रिटेन अर्निंग में डालना होता है ना। खैर ठीक है, छोड़ दो। इधर सुनो, एक्सक्यूज मी, मैंने क्या बनाया है? ट्रायल बैलेंस, ये रहा, ठीक है। आपने बोला सर हारिस ट्रायल बैलेंस दीजिएगा, मैंने कहा ये रहा ट्रायल बैलेंस, इसका टोटल आ रहा है 755 और इसका टोटल आ रहा है 755, ठीक है। अज्यूम व्हाट यू डिड, आपने मुझे कहा सर हारिस गिव मी द ट्रायल बैलेंस, आई प्रोवाइडेड इट टू यू। आपने उठाया कैलकुलेटर और डेबिट को टोटल किया, 755 सही है, क्रेडिट को टोटल किया, 755 सही है, डन। ये जो हरकत आप कर रहे हो, ये है रिकैलकुलेशन। वेट 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 बेटा, प्लीज वेट, डोंट राइट इधर, ये क्या है? रिकैलकुलेशन, ठीक है। केस 2, आपने मुझे बोला सर हारिस ट्रायल बैलेंस दें, क्या दे? मैंने आपको दिया, आपने देखा, साइड पे रख दिया। फिर आपने मुझे बोला सर हारिस गिव मी द ब्लैंक पेज, मैंने आपको ब्लैंक पेज दिया। फिर आपने मुझे बोला हारिस भाई ये वाले सारे रिकॉर्ड्स दो, मैंने आपको ये सारे रिकॉर्ड्स दिए। अब आपने ट्रायल बैलेंस खुद बनाया, रीपरफॉर्म, क्या किया? रीपरफॉर्म, खुद बनाया ट्रायल बैलेंस और मेरे बनाए हुए ट्रायल बैलेंस से मैच कर लिया, यस और नो? इस चीज को क्या बोला जाता है? रीपरफॉर्म। अब मेरा एक सवाल और मुझे आपका जवाब चाहिए बेटा, रिकैलकुलेट करना चाहिए तुम्हें या रीपरफॉर्म करना चाहिए? एक मिनट, पहली बात तुम्हारी मर्जी, ऑडिटर की मर्जी बेटा, ऑडिटर की मर्जी ना, वो जिस भी तरीके से चीजें चेक करे। एक डॉक्टर की मर्जी है, बुखार चेक करना है, माथे पे स्ट्रिप लगा के चेक करे या थर्मामीटर लगा के, उसकी मर्जी है, वो उसका एक प्रोसीजर है। तो तुम्हारी मर्जी जैसा भी है, मुझे बच्चों का टेस्ट लेना है, मेरी मर्जी, ओरल क्विज करूं या रिटर्न करूं, मेरी मर्जी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर, ठीक है। मेरा एक सवाल, आप बच्चे मुझे ये बताओ, रिकैलकुलेट ज्यादा सही है या रीपरफॉर्म ज्यादा सही है? रीपरफॉर्म ज्यादा सही है, लेकिन टाइम। अब अगेन, ऑडिटर्स की एक होती है जजमेंट, क्या होती है? ध्यान से सुने, तुम्हारे सामने दो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ए आपने देखा और आपके अंदर एक ये वाली क्वालिटी है, आपने बोला नहीं नहीं ये मुझे सारा सही लग रहा है, रिकैलकुलेट कर, फारिग कर, जाने दे। दूसरा डॉक्यूमेंट आपने देखा, स्केप्टिसिज्म, आपने बोला नहीं यार इस डॉक्यूमेंट में मुझे गड़बड़ ज्यादा लग रही है, उसको रिपरफॉर्म करो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट, स्केप्टिसिज्म। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। रिकैलकुलेशन का मतलब होता है चेकिंग द टोटल ऑफ फिगर्स, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीजें बेटा आप चेक कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकैलकुलेशंस। और रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ऑडिटर विल परफॉर्म द सेम वर्क बाय हिमसेल्फ and will compare with the work of मैनेजमेंट। बेटा ऑडिटर उस काम को क्या करेगा जरा बताना? परफॉर्म करेगा, रीपरफॉर्म कर रहा है, पहले किसने परफॉर्म किया हो तो दोबारा परफॉर्म कर ले भाई, दैट्स कॉल्ड रीपरफॉर्मेंस।
सवाल, बेहतर क्या है इन दोनों में? रीपरफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन हर चीज को थोड़ी रीपरफॉर्म करेंगे। यस और नो? सथिंग, जहां तुम्हें शक लग रहा है वहां रीपरफॉर्म कर लो, जहां तुम नॉर्मल समझते हो रिकैलकुलेट, लेकिन करना जरूर है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। सर जी ये हो गया जी रिकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस, आई बात समझ में? यस और नो? फिर उसके बाद आते हैं बेटा ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन बेटा, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन क्या चीज है? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये एज एन ह्यूमन हमारे साथ ना ये चीज नॉर्मली बिल्ट इन है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ऑडिटर को ना ये चीज जानबूझ के करनी चाहिए। कैसे? सपोज बेटा यू विजिटेड फर्स्ट टाइम फॉर अ प्लेस, टू अ प्लेस फर्स्ट टाइम। सपोज आप पहली दफा किसी इंस्टीट्यूट में आए, किसी शॉपिंग मॉल में गए, पहली दफा किसी लोकेशन पे गए। नेचुरली वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। जैसा नो, जैसे मैं पहली बार इस रूम में आया हूँ तो मैं यकीनन देखूंगा यहाँ पे चीजें इस तरह की। ऑब्जर्वेशन है, ये ह्यूमन, ये नॉर्मल है। लेकिन ऑडिटर को ये चीज लाजमी करनी है। सपोज करें बेटा आप ऑडिट करने गए हो, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऑडिटर हो, वो एक बंदा बैठा है, उसका काम है पेरोल कैलकुलेशन करना। क्या करना? आप 2 दिन से नोटिस कर रहे हो यार वो बंदा 12 बजे आता है, 3 बजे चला जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि इसका बॉस खुद नहीं आता। तो आपने ये चीजें क्या की हैं? आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, आपको लोगों के साथ साथ सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, सिस्टम को। अब आप ये बताओ, एक शख्स जो पेरोल कैलकुलेशंस करता है उससे को पूछता नहीं, उसका बॉस नहीं आता, तो क्या कंपनी का सिस्टम कंट्रोल खराब है? फौरन तुम्हारे दिमाग में शक आना चाहिए वो बंदा काम क्या करता है। फौरन दिमाग में शक आना चाहिए कि पेरोल एक्सपेंस ओवर, या जब एक बंदा अपनी सीट पर नहीं है तो उसके रिकॉर्ड्स भी खराब हो सकते हैं। यस और नो? सो यू हैव टू ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बेटा यू नीड टू ऑब्जर्व बेटा इधर क्लाइंट्स सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट, मतलब जो भी वहां पे उनकी चीजें होंगी, आपने उनके कल्चर को, सिस्टम को, लोगों को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। और इस ऑब्जर्वेशन से, अच्छा फिर एक और चीज बेटा, ऑब्जर्व किस नियत से करना है कि इसका इंपैक्ट किस पर जज करना है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है, हर वो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, अब आपने ये ऑब्जर्व नहीं करनी कि डायरेक्टर ने टाई बड़ी जबरदस्त पहनी है, भाई यार तू जलता क्यों है, तू खरीद ले जाके। हर वो चीज ऑब्जर्व करनी है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? फाइनेंशियल। ठीक है, अब जो पिछला पेज था वो हम बाद में करेंगे। अभी जुम्मे की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ऑफ करना चाह रहा हूँ, वेट करना, वेट 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 वेट। इधर थोड़ा सा रिवाइज बच्चे, इधर नहीं नहीं, छुट्टी का मैं बताऊंगा ना, फिर अभी छुट्टी का होगा। नंबर 1, सॉरी, कंपनी किसकी है? शोल्डर्स की। चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स उनके 1 साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकता है? मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब आईएएस की खिलाफ वर्जी, सिंपल। किसको दावत दी? ऑडिटर को, जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट है। एजीएम की महफिल लगी, ऑडिटर का अपॉइंट किया, बोला ऑडिटर आके क्या चेक करो, आ गया। आप आए, मैं मैनेजमेंट, आपने बोला सर हारिस ये इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन दे, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, मैंने सारे रिकॉर्ड्स दे दिए। और फिर आपने क्या किया? डोंट ट्रस्ट। क्या किया? शक किया आपने। क्या किया? आपने बोला सर हारिस ने इंफॉर्मेशन तो दे दी है, सही भी हो सकती है, मैं जरा इसकी तस्दीक कर लूं। हाउ टू वेरीफाई? जो ऑडिटर करता है प्रोसीजर्स, और जो हासिल करता है एविडेंस, उस एविडेंस की बुनियाद पर जो कमेंट्स कर रहे हो, पर्सन ओपिनियन। प्रोसीजर क्या है? कायरो। ठीक है, वही, चलो कायरो। अच्छा, सी फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब एक्सटर्नल पार्टी से तस्दीक करना। ए फॉर
एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है पहले फिगर्स को कंपेयर करना और कंपैरिजन करने के बाद इन्वेस्टिगेट किस चीज को, अनयूजुअल। आई में 3 चीजें हैं, सवाल जवाब इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। ठीक है, कागजात और एसेट। रिकैलकुलेशन का मतलब क्या है, टोटल चेक करना। रीपरफॉर्म का मतलब क्या है, ऑडिटर वो काम खुद करता है और मैनेजमेंट के बनाए हुए काम को कंपेयर करता है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, वहां का सिस्टम और तमाम चीजें। अच्छा, वहां का सिस्टम कल्चर क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, मतलब आप इन्वेंट्री वेयरहाउस में गए, आपने बोला लॉकर लगा हुआ नहीं है उसमें, सिस्टम बेकार सा है, ठीक है ना, इन्वेंट्री का टेम्परेचर सही नहीं है, इन्वेंट्री खराब हो सकती है, ठीक है ना, टेम्परेचर की भी बहुत, आपने बहुत सारी चीजें, आपने बोला यार जब ये लोग इन्वेंट्री को संभाल नहीं सकते तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स भी नहीं संभाल सकते होंगे, IS2 भी सही नहीं लगाता होगा, तो IS2, तो वो कनेक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, कनेक्शंस, दैट्स द थिंग। सो यू हैव टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहां तक बात क्लियर होती है, ठीक है। अगली क्लास बेटा मंडे को है, ऑनलाइन फिजिकल, सारे बच्चे सुने। एक मिनट, सबर 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 बेटा, अगली क्लास है आपकी मंडे को 12 बजे, ठीक है, 12 से 2:30, 12 से 2:30। बस इधर मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ ये, एक्सक्यूज मी, जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन, वो भी पूरा नहीं हुआ है, ये हैंडआउट कंप्लीट होगा, सुने, एक्सक्यूज मी, मंडे को जो हैंडआउट ये कंप्लीट होगा ना, इसमें मैंने हर चीज रखी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, पूरा ऑडिट रखा हुआ है। मंडे को इंशाल्लाह ये हैंडआउट हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, खुदा हाफिज। ये लो शाहिद अली, शाहिद जरा देख लो, बच्चे कर लो, फिर मुझे बता दो ताकि मैं इसको ऑफ कर दूं। कर लिया बच्चे, कॉपी कर लिया तुमने, शाहिद अली, शाहिद, ओके, अल्लाह हाफिज।